Hi everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, we are going to start with the new chapter of class 12 political science, that is contemporary South Asia. Alright, so बहुत important chapter है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बट इस वीडियो में मैंने हैंडमेड नोट्स के थ्रू पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी तरीके से कवर किया है. ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट दैट मैंने जिस तरह से पॉइंटर्स में नोट्स बनाए हैं उससे क्या होता है, समझना इजी हो जाता है और आपको रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि इसी तरह से आप भी साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहेंगे, बिकॉज जब हम लिखते हैं ना कोई चीज़ समझ के सुन के उसको समझ के जब हम उसे खुद से लिखते हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है हमारी प्रेपरेशन के लिए. Right, so I hope that you have your notebook and pen and your NCERT with you. So let's start with the chapter. सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं. तो जैसा नाम हमें ऑब्वियसली बहुत क्लियर सा नाम है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया और साउथ एशिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कि हम जो ये साउथ एशिया वाला रीजन है हमारे वर्ल्ड का, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले समझना ये इम्पॉर्टेंट है कि ये साउथ एशिया का कौन सा रीजन है. ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं. राइट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ साउथ एशिया में आती हैं और इन्हीं कंट्रीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. राइट, तो साउथ एशिया में इन टोटल इस चैप्टर में हम 7 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे. कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका. ये जो 7 कंट्रीज़ हैं दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दिस रीजन ऑफ साउथ एशिया. अब कंट्रीज़ तो हमने देख ली, बट मैप पे लोकेट करना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो सबसे पहले मैप के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं कि कौन सा रीजन है साउथ एशिया का. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है. राइट, अब एशिया, दिस इज एशिया है ना, तो यहाँ पे अब देखो हम पढ़ेंगे साउथ एशिया के बारे में. राइट, तो साउथ एशिया में कौन सा रीजन आ जाता है, ये वाला एरिया है ना. सो दिस इज साउथ एशिया. और अब थोड़ा सा इस एरिया में जब हम जूम करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले इंडिया, राइट, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स एंड पाकिस्तान. ठीक है, तो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ हम ऐसा बोल सकते हैं, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं दिस एरिया ऑफ साउथ एशिया. समझ में आया? अब थोड़ा सा इस एरिया की जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की जो बाउंड्रीज़ हैं इनके बारे में देखते हैं. ठीक है, तो नॉर्थ में क्या आते हैं भाई, हिमालयाज़. राइट, नॉर्थ में यहाँ पे हिमालयाज़ हैं. साउथ में वी ऑल नो हमारा इंडियन ओशन है. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है. तो ये जो पूरा एरिया है साउथ एशिया का, ये अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप दिस. ठीक है, तो मैप के थ्रू और अच्छे से हमें याद हो जाएगा कि कौन सी कंट्रीज़ हैं और इसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या हैं. राइट, ये क्लियर है पूरा. देखो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, हिमालयाज इन द नॉर्थ, इंडियन ओशन साउथ में, अरेबियन सी वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. गॉट इट. अब देखो यहाँ पे चाइना की अगर हम बात करते हैं, चाइना काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ एशिया की इकोनॉमी में, उसकी मार्केट में. ठीक है, बट इस चैप्टर में हम ये जो 7 कंट्रीज़ हैं इनको ही कवर करने वाले हैं. समझ में आया? अब सबसे पहले हम देखते हैं भाई इन कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. यहाँ पे काफ़ी ब्रीफ में दे रखा है. इसके बाद हम ये सारी कंट्रीज़ को सेपरेटली कवर करेंगे और इन सब कंट्रीज़ के इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं वो भी हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़.
ठीक है। अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करते हैं तो जब से ये आज़ाद हुए हैं, ठीक है, जब से इनको इंडिपेंडेंस मिली है ब्रिटिशर से, तब से यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है। यहाँ पे कोई मिलिट्री रूल नहीं आया, कोई डिक्टेटरशिप नहीं आई, यहाँ पे इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम मेंटेन करा है। वेयर एज अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखें तो यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट, दैट इज़ जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, और मिलिट्री गवर्नमेंट, मतलब मिलिट्री मतलब ऐसे लोगों की गवर्नमेंट, ऐसा लीडर जो आर्मी से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट भी रही है। दोनों तरह की गवर्नमेंट पाकिस्तान बांग्लादेश में हमें देखने को मिली है। बट पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जो है, मतलब कोल्ड वॉर के बाद का टाइम जो है, हम यहाँ देखेंगे कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आ गई थी, बट पाकिस्तान ने पोस्ट कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से करा, बट 1999 में क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लीडर को रिमूव कर दिया गया और वापस से एक मिलिट्री गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी गई, ठीक है। हावेवर 2008 से 2008 से यहाँ पे फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इज सिविलियन गवर्नमेंट का रूल है। यहाँ तक समझ में आया है। नेपाल की बात करते हैं। 2006 में नेपाल, वैसे अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट बता देती हूँ। पहले नेपाल एक हिंदू किंगडम था, ठीक है, यहाँ पे एक मोनार्क था। उसके बाद 2006 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, मतलब एक मोनार्की के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, और 2008 में ये फुल फ्लेजेड एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में इमर्ज हुआ, राइट। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ नेपाल। आगे बढ़ते हैं भूटान के बारे में। भाई भूटान 2008 में 2008 में इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब डेमोक्रेसी लाई गई, दैट इज़ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देखो कि 2008 में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, बट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आती है वो भी अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग। समझ में आया। मॉलडीव्स पे आते हैं भाई। ये जो कंट्री है ये 1968 तक इट वाज अ सल्तनत, ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, इट बिकेम अ रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी अभी नहीं आई थी, बट एक रिपब्लिक पार्टी, रिपब्लिक कंट्री बन गई थी विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो जून 2005 में यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया था, दैट इज़ अब एक पार्टी नहीं रहेगी बट काफ़ी सारी पार्टीज़, मल्टी पार्टी सिस्टम जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं, सिमिलरली जून 2005 में मालदीव्स में हुआ था, ठीक है। और अगर कोई एक बड़ी पार्टी की बात करते हैं कि भाई ऐसी पार्टी जो मालदीव्स के इलेक्शंस को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फेमस पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, वो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। और इस पार्टी ने 2018 के इलेक्शंस भी जीते थे मालदीव्स में, राइट। यहाँ तक पूरा क्लियर है। ब्रीफ में हमने सारी कंट्रीज़ का पॉलिटिकल सिस्टम समझ लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद पाकिस्तान, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं कि जैसा हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी रही है और मिलिट्री गवर्नमेंट भी रही है, तो वो सी की हिस्ट्री हम देखते हैं। काफ़ी सारे नाम यहाँ पे आएंगे, काफ़ी सारे डेट्स यहाँ पे आएंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि साथ साथ आप भी इसी तरह से एक फ्लो चार्ट की तरह इसे पढ़ेंगे ना, तो बहुत ईजीली याद हो जाएगा। समझ में आया। अब जब पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, इसने जब पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसके बाद गवर्नमेंट आती है जनरल अयूब खान की। अब देखो जहाँ जहाँ आपको जनरल पढ़ने को मिलेगा ना, जनरल कौन होते हैं, जो आर्मी से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो यहीं पे हमें समझ जाना है कि दिस इज़ अ मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। जहाँ आपको जनरल पढ़ने को मिलेगा दैट विल बी मिलिट्री गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जनरल अयूब खान आते हैं और ये अब सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री का वो अपने हाथ में ले लेते हैं, राइट। बट होता क्या है दैट देयर वॉज वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट हिज रूल। लोग जो थे
दे वर नॉट सेटिस्फाइड कि भाई जनरल अयूब खान की जो गवर्नमेंट है वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रही है। तो वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन था एंड अल्टीमेटली ही हैड टू गिव अप द ऑफिस, उन्हें गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी। जनरल अयूब खान के बाद आते हैं जनरल याह्या खान, मतलब फिर से मिलिट्री टेक ओवर हो रहा है यहाँ पे। ये जो जनरल याह्या खान है ये वही मिलिट्री रूलर हैं जिनके अंडर 1971 का बांग्लादेश वॉर हुआ था। मतलब इंडिया एंड जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बांग्लादेश को लेकर वॉर हुआ था, ये वही वॉर है जो जनरल याह्या खान की लीडरशिप के अंडर हुआ था। ठीक है, जनरल याह्या खान के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसे लोगों ने इलेक्ट करा है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब हमें जनरल पढ़ने को नहीं मिलेगा। कौन है इस गवर्नमेंट का लीडर? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये 1971 टू 1977 तक पावर में रहते हैं, बट फिर इनको अगेन रिमूव कर दिया जाता है और फिर से यहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल ज़िया उल हक। फिर से जनरल आ गया, मतलब फिर से मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई है, राइट। इन्होंने 1977 में भुट्टो की गवर्नमेंट को हटा दिया था। अब होता क्या है, जब ये पावर में थे ना जनरल ज़िया उल हक, अब पाकिस्तान में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होती है। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट क्या है भाई? लोग अब डेमोक्रेसी डिमांड कर रहे हैं कि अब हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, हमें मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है 1982 ऑनवर्ड्स, और इसके बाद फिर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है। कौन है यहाँ का लीडर? बेनज़ीर भुट्टो यहाँ की लीडर हैं। और यहाँ पे आप देखो कि ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ठीक है, कब आती है ये गवर्नमेंट? 1988 में। समझ में आया? अब बेनज़ीर भुट्टो के बाद क्या होता है कि भाई 1999 में ना पाकिस्तान में एक कूप होता है। ठीक है, और इस टाइम पे जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नवाज शरीफ। ठीक है, बट इनको रिमूव कर दिया गया। किसने रिमूव करा? जनरल परवेज़ मुशर्रफ, अगेन अ मिलिट्री गवर्नमेंट। ठीक है, सो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिमूव कर दिया एंड ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। हाउएवर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद जब ये प्रेसिडेंट बन चुके थे 1999 में, अगर हम 2008 से बात करते हैं, ठीक है, 2008 से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रूलर्स ही गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तब से यहाँ पे अब मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं आई है। ठीक है, अब देखो हमने अभी देखा, जो पूरी हिस्ट्री पढ़ी हमने अभी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाई है। बार बार यहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है, दैट इज़ मिलिट्री रूलर्स आ जाते हैं। तो ऐसे कौन से रीजंस रहे हैं, कौन से फैक्टर्स रहे हैं कि भाई पाकिस्तान डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाया? सो अब हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओवरऑल 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये वाला जो आपका सेक्शन है यहाँ पे ये पूरा पार्ट दे रखा है। ठीक है, कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी नहीं मेंटेन रह पाई है पाकिस्तान में। तो सबसे पहला रीज़न देखते हैं, द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। तो पाकिस्तान में ना स्टार्टिंग से ही ज़्यादातर जो डोमिनेंस रही है वो किसकी रही है? मिलिट्री की, क्लर्जी की एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी की। तो इसकी वजह से क्या है ना कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आ पाई है, और बार बार सिंस मिलिट्री यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा डोमिनेटिंग है, यहाँ पे बार बार मिलिट्री टेक ओवर हमें देखने को मिलता है। सेकेंड रीज़न देखो, हमने ऑब्वियसली स्टार्टिंग से देखा है, हमें पता भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कंसिस्टेंट कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, है ना। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसकी वजह से पाकिस्तान में प्रो मिलिट्री ग्रुप ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। और ये जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, इनका मानना ये है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और डेमोक्रेसी है ना पाकिस्तान में, दीज आर फ्लॉड। ठीक है, मतलब ये सेल्फ माइंडेड हैं, ये सेल्फिश पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं।
कि यहाँ पे देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आर फ्लॉड, और यहाँ पे अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में पावर होती है या गवर्नमेंट रहती है तो क्या होगा, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। और डेमोक्रेसी तो हमने देखा है स्टेबल है ही नहीं, देयर हैज़ बिन अ केओटिक डेमोक्रेसी। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि भाई आर्मी रूल ही पाकिस्तान में सबसे अच्छा रहेगा, आर्मी रूल ही रहना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में पावर देना मतलब ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो खतरे में आ जाएगी। सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट, पाकिस्तान को ना इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ से भी डेमोक्रेटिक रूल के लिए कोई सपोर्ट रिसीव नहीं हुआ है पाकिस्तान को। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स और जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी हमेशा से ही मिलिट्री डोमिनेंस को एनकरेज करा है। क्यों एनकरेज करा है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है यहाँ पे, आप देखो कि द यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव एनकरेज्ड मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल इन द पास्ट फॉर देयर ओन रीजन्स, ठीक है, फॉर देयर ओन बेनिफिट। उन्हें क्या बेनिफिट होता है, उन्हें ना ये जो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का एक फियर है, इसका कांस्टेंट थ्रेट है इन कंट्रीज़ को, और इन्हें ये लगता है कि भाई जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है इट माइट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ दीज टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है। और इसीलिए मिलिट्री रेजिम पाकिस्तान में बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। समझ में आया? तो ये जो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का कांस्टेंट जो थ्रेट है यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ को, इसकी वजह से उन्होंने हमेशा से ही मिलिट्री डोमिनेंस, मिलिट्री रूल को एनकरेज करा है पाकिस्तान में। समझ में आया? यहाँ पे हमारा पूरा पाकिस्तान का जो सेक्शन है ये ख़त्म होता है। आई होप ये पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री, अयूब खान, याह्या खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़िया-उल हक, बेनज़ीर भुट्टो एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये पूरा आपको क्लियर है। एंड दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाई है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से इस टॉपिक की स्टार्टिंग है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है ये, ठीक है। अब समझो बांग्लादेश, हमें पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही कंट्री थे, है ना। ये अलग अलग तब तक सेपरेट नहीं हुए थे। 1947 में क्या होता है, इंडिया बना, ठीक है, हमें पता है, और पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन हो जाता है इंडिया एंड पाकिस्तान का। अब आपने जो आपकी जो क्लास 12 की दूसरी बुक है, ठीक है, इंडिया वाली जो आपकी बुक है, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें आपने देखा होगा कि भाई जो पाकिस्तान जब हमारा जब इंडिया और पाकिस्तान जब सेपरेट हुआ तो पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। ये बात आपको समझ में आई? तो ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि भाई जब पाकिस्तान की एक ही था, वेस्ट और ईस्ट, इसको पाकिस्तान ही बोला जाता था। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में कैसे ये पार्टीशन हुआ, इसका वो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आई होप ये पार्ट आपको पूरा क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। किस तरह से बांग्लादेश बना? तो सबसे पहले ये देखो कि भाई ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे ना, मतलब ये कहानी है जब पार्टीशन नहीं हुआ था, 1971 में बना ना बांग्लादेश, उससे पहले की ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, इसे तब उस टाइम पे क्या बोला जाता था, ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे ना, दे रिजेंटेड द वेस्टर्न पाकिस्तान डोमिनेशन। जो वेस्ट पाकिस्तान ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था ईस्ट पाकिस्तान पे, और लोगों को ये पसंद नहीं था। बेसिकली वो क्या सफ़र करते थे कि जो उर्दू लैंग्वेज है वो ज़बरदस्ती उन पे इम्पोज करी जाती है, तो वो इस डोमिनेशन को रिजेंट करते थे, इसको अपोज करते थे।
बांग्लादेश, आई एम सॉरी, इस टाइम पे क्या है कि ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी थे कि भाई हमारा जो बंगाली कल्चर है इसको दबाया जा रहा है, उतने ज़्यादा अच्छे राइट्स हमें नहीं दिए जा रहे, हमारी लैंग्वेज को दबाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उर्दू इम्पोज करी जा रही है। तो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने डिमांड करा कि भाई हमें गवर्नमेंट में आपका फेयर रिप्रेजेंटेशन, हमारा फेयर रिप्रेजेंटेशन चाहिए और फेयर शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। जो पूरी पॉलिटिकल पावर जो वेस्टर्न पाकिस्तान में कंसोलिडेट कर रखी थी, अब ईस्ट पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि भाई हमें भी फेयर शेयर ऑफ अपना पॉलिटिकल पावर चाहिए। समझ में आया? इसके बाद ये पूरी कंडीशन अच्छे से क्लियर है। 1970 में होते हैं इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में, मतलब वेस्ट एंड ईस्ट दोनों जगह। इस इलेक्शंस के रिजल्ट देखो। इस इलेक्शन में अवामी लीग, ठीक है, ये एक पार्टी है जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान वो लीडर हैं जो एक सेपरेट कंट्री डिमांड कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के लिए। समझे? मतलब यहाँ पे क्या है, अवामी लीग जो कि ईस्ट पाकिस्तान की एक पार्टी है, वो यहाँ पे इलेक्शंस जीत जाती है। ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीटें इस पार्टी ने जीत ली और ओवरऑल जो एक मेजॉरिटी मेंटेन करनी होती है, मेजॉरिटी एक क्लेम करनी होती है, वो मेजॉरिटी भी अवामी लीग के पास थी। बट जो वेस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि हम ये रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये ऐलान कर दिया कि जब अवामी लीग ने इलेक्शंस जीते तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, दैट वी विल नॉट कन्वीन द असेंबली। और शेख मुजीबुर रहमान को क्या करा, शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पे देखो अरेस्ट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ था, यहाँ पे हमने देखा पाकिस्तान वाले पार्ट में कि जनरल याह्या खान यहाँ के रूलर थे, है ना। तो जनरल याह्या खान की लीडरशिप के अंडर काफ़ी लार्ज स्केल पे ईस्ट पाकिस्तान में होती हैं किलिंग्स एंड अट्रॉसिटीज़। और इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग हैं ईस्ट पाकिस्तान के वो अब इंडिया में माइग्रेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से इंडिया में काफ़ी बड़ी एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम बन जाती है, बिकॉज जब इतनी लार्ज स्केल में लोग आपकी कंट्री में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे वो क्रिएट करेंगे ही। हाउएवर इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा कि ये जो डिमांड है कि हमें बांग्लादेश चाहिए, एक सेपरेट कंट्री चाहिए, इस डिमांड को इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा। मिलिटरीली भी गवर्नमेंट सपोर्ट करा कि भाई मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे और इकोनॉमिक सपोर्ट मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा बांग्लादेश को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखो, दिसंबर 1971 में एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है, पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और दिसंबर 1971 में होता है फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। फाइनली अब बांग्लादेश बन चुका है। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो कैसे अब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी बांग्लादेश में और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है। तो बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा और यहाँ पे इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्होंने बनाया तो बेसिकली दे डिक्लेयर्ड देयर फेथ इन दीज 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, कि भाई ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं इनको हमें मेंटेन करके चलना है अपनी कंट्री में। बट 1975 में शेख मुजीबुर रहमान कौन है, ये अवामी लीग के लीडर। अवामी लीग क्या है, जिसने 1970 के इलेक्शंस जीते थे पाकिस्तान में, राइट। तो शेख मुजीबुर रहमान ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा और यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, he amended the constitution and he shifted the government from parliamentary to presidential form of government, right। कोई कंसेंट नहीं लिया गया लोगों का और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी। इसके बाद इन्होंने क्या करा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अबॉलिश कर दिया। सिर्फ और सिर्फ एक उनकी ही पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की, ओनली द सिंगल पार्टी, मतलब 1 पार्टी सिस्टम आ गया। हाउएवर
अगस्त 1975 में क्या हुआ, यहाँ पे एक मिलिट्री अपराइजिंग होती है और शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया जाता है, मतलब यहाँ उनकी डेथ हो जाती है। समझ में आया। इसके बाद आते हैं ज़ियाउर रहमान, ठीक है। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई बांग्लादेश नेशनल पार्टी और 1979 में ये इलेक्शंस भी जीत जाते हैं, बट ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड। और इनके बाद आते हैं जनरल HM इरशाद। देखो जनरल मतलब मिलिट्री टेक ओवर, मिलिट्री गवर्नमेंट, तो जनरल HM इरशाद यहाँ पे इनके बाद पावर में आते हैं। अब क्या होता है, इस टाइम पे जब जनरल HM इरशाद आ गए हैं, गवर्नमेंट में पावर में आ गए हैं, बांग्लादेश में ना प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, मतलब लोग अब डेमोक्रेसी यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। और आप देखोगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर फ्रंट में थे, स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करा है इस डेमोक्रेसी की मूवमेंट में, राइट। और यहाँ पे HM इरशाद को फोर्स किया गया कि भाई आप एक लिमिटेड स्केल पे ही सही बट पॉलिटिकल एक्टिविटी आप अलाउ करेंगे, ठीक है। कंट्री में अब फ्री जो है, लोग अब पॉलिटिकल पार्टी फ्रीली एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अपनी वो कैरी आउट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है, मास पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं और इरशाद जो हैं HM इरशाद को भी पावर से हटा दिया जाता है 1990 में। फिर 1991 में इलेक्शंस होते हैं और ये कैसे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं और यहाँ पे फिर 1991 में फाइनली डेमोक्रेसी आ जाती है बांग्लादेश में विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम। जो यहाँ पे आप देखेंगे कि वन पार्टी सिस्टम बना दिया गया था, फिर से यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम इन्होंने रिस्टोर कर लिया है 1971 में। तो ये देखो शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ज़ियाउर रहमान, जनरल HM इरशाद और फिर इनके बाद 1991 में HM इरशाद को रिमूव करके 1991 में फाइनली डेमोक्रेसी प्रोक्लेम करी गई। आई होप ये पूरा बांग्लादेश वाला जो पार्ट है ये अच्छे से आपको क्लियर है, समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल के बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो देखो नेपाल ना, अगर स्टार्टिंग की बात करें, इनिशियली नेपाल एक हिंदू किंगडम था, ठीक है। इन द पास्ट नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम। फिर मॉडर्न पीरियड में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, मतलब मोनार्क था, उन्होंने अग्री करा कि ऑल राइट लेट्स हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। डेमोक्रेसी नहीं था यहाँ पे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। हाउएवर यहाँ पे क्या था ना कि किंग जो था इसके पास पूरा कंट्रोल था गवर्नमेंट का, और डेमोक्रेसी होने का तो कोई दूर दूर तक चांस था ही नहीं। बट नेपाल के लोग हमेशा से ही एक फ्री गवर्नमेंट चाहते थे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे। फिर क्या होता है, फाइनली 1990 में किंग एक्सेप्ट कर लेता है डिमांड फॉर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, हाँ चलो भाई एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। कब होता है, जब 1990 में एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होती है, उसके बेसिकली इफेक्ट में किंग एक्सेप्ट कर लेता है दिस डिमांड फॉर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखो एक नया कैरेक्टर आ रहे हैं यहाँ पे प्ले में, इस पूरे जो स्टोरी है इसमें, माओइस्ट ऑफ नेपाल, ठीक है। ये जो माओइस्ट है ना, दे बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट मोनार्क एंड द रूलिंग एलिट्स, मतलब ये मोनार्क के अगेंस्ट थे और रूलिंग एलिट्स के अगेंस्ट थे और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट ग्रुप था ये। तो अब इस पार्ट में हम देख सकते हैं इस टाइम पे ना नेपाल में एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, किस किस के बीच में, कि भाई एक तरफ तो मोनार्क की जो फोर्सेस हैं वो है, मतलब जो किंग है उसकी फोर्सेस हैं, एक तरफ माओविस्ट हो गए हैं जो आर्म्ड इंसरेक्शन में बिलीव करते हैं अगेंस्ट मोनार्क एंड रूलिंग एलिट्स, और थर्ड ग्रुप हो गया हमारा डेमोक्रेट्स का ग्रुप जो यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते हैं, ठीक है। तो इन सब के बीच में अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। फाइनली क्या होता है, 2002 में किंग ने पार्लियामेंट भी अबॉलिश कर दिया, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गए कि पार्लियामेंट जो था एक, वो भी कब किंग ने ख़त्म कर दिया बिल्कुल।
किंग के ही हाथ में सारी पावर सब आ चुकी हैं। बट लोगों ने यहाँ पे हार ना मानते हुए अप्रैल 2006 में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट फिर से लोग करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? अप्रैल 2006 में। और इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है? किंग वॉज फाइनली फोर्स टू रीस्टोर द पार्लियामेंट। ठीक है, जो कि 2002 में पार्लियामेंट को रिमूव कर दिया गया था। अब यहाँ पे लोगों ने किंग को प्रोटेस्ट कर करके फोर्स करा कि नहीं, पार्लियामेंट तो हमें रीस्टोर करना ही है। समझ में आया? और ये जो मूवमेंट है ना, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, हु वर द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट? कौन यहाँ पे फोर फ्रंट में थे? तो देखो, 7 पार्टी अलायंस, SPA, माओइस्ट्स एंड सोशल एक्टिविस्ट, ये 3 ग्रुप्स ने इस मूवमेंट को लीड करा। समझ में आया ना? अब देखो, विदाउट चैलेंजेस तो कोई गवर्नमेंट नहीं बनती, विदाउट चैलेंजेस कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे नेपाल के लिए, जो नेपाल में अब मूवमेंट्स वगैरह हो रही हैं, डेमोक्रेसी जो अब आने का यहाँ पे लोग प्रयास कर रहे हैं डेमोक्रेसी लाने का, आप देखेंगे कि काफ़ी सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस करे। यहाँ क्या था, कुछ लोग ये सोचते थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल, बेसिकली एक ग्रुप ऐसा था कि जो ये सोचता था कि एक नॉमिनल मोनार्की तो हमें चाहिए ही चाहिए, ताकि हम नेपाल का पास्ट रिटेन कर सके, रीस्टोर कर सके। ठीक है, कि भाई पास्ट को थोड़ा सा रिटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए थोड़ी बहुत मोनार्की यहाँ पे चाहिए। जो माओविस्ट थे वो ये बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड इंक्लूड रैडिकल प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रीस्ट्रक्चरिंग की एक, बेसिकली वो ये चाहते थे कि सोशल और इकोनॉमिकली रीस्ट्रक्चर करा जाए नेपाल को। ठीक है, तो वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी इंक्लूड करे जाएं। बट ऑल पार्टीज ऑफ SPA क्या है? 7 पार्टी अलायंस है ना। तो SPA की सारी पार्टीज इस चीज़ से, इन प्रोग्राम से अग्री नहीं करती थी। मोरओवर, नेपाल के जो लोग हैं ना, दे वर सस्पिशियस अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट्स रोल इन नेपाल्स फ्यूचर। उन्हें ये बेसिकली ये लगता था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट का जो रोल है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है नेपाल के फ्यूचर में। However, finally, despite these challenges, 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है और 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है नेपाल में। और यहाँ पे नेपाल ने ना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी अपॉइंट करी थी टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप नेपाल का पार्ट, नेपाल की हिस्ट्री, पूरा टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक, दैट इज श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या था भाई, एथनिक कन्फ्लिक्ट यहाँ पे मेन था। एथनिसिटी की वजह से ही श्रीलंका में हम बोल सकते हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुई। ठीक है, तो देखो अच्छे से समझते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी श्रीलंका में। एज वी हैव टॉक्ड अबाउट श्रीलंका कि भाई एथनिक कन्फ्लिक्ट मेन है यहाँ पे, है ना। अब था क्या कि यहाँ पे 2 मेन एथनिक ग्रुप्स हैं, सिन्हालीज और हमारे तमिल्स। ठीक है, जो श्रीलंका की पॉलिटिक्स हैं, श्रीलंका की पॉलिटिक्स जो है, इट वाज मेनली डोमिनेटेड बाय सिन्हाला कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी ये सोचती थी कि श्रीलंका जो है वो सिन्हालीज के लिए है, सिन्हालीज को ही वो बिलोंग करता है। ठीक है, और वो जो तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स हैं, उनको कोई राइट नहीं देना चाहती थी। तो इसकी वजह से श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी भी होती थी। ठीक है, टूवर्ड्स तमिल्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड दे सेटल्ड इन श्रीलंका। और इसीलिए तमिल्स ने स्टार्ट करा, मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म होने लगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं वॉयलेंट अटैक्स होते थे दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से, बिकॉज सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो इंडियन तमिल्स को कोई राइट नहीं देना चाहती थी। उन्हें ये लगता था कि श्रीलंका हमारे लिए है और ये जो इंडियन तमिल्स हैं इनको कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है इस कंट्री में। फाइनली क्या होता है अब समझते हैं कि 1983 में LTTE का फॉर्मेशन होता है। LTTE क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, राइट।
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है LTTE, ये डिमांड करती थी एक सेपरेट तमिल इलाम, मतलब एक सेपरेट तमिल कंट्री। ठीक है, यहाँ पे अब कैसी डिमांड्स आने लगी हैं कि हमें इंडियन तमिल्स के लिए एक सेपरेट कंट्री चाहिए। तो ये जो LTT है ना, ये कहाँ डोमिनेट करती थी? जो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है श्रीलंका का, उसको ये LTT डोमिनेट करती थी। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर तमिल्स रहते थे। फिर 1987 में अब देखो होता क्या है कि ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडियन तमिल्स इन्वॉल्व हैं, है ना। तो जो इंडिया में जो तमिल्स रह रहे थे ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना स्टार्ट करा कि भाई ये क्या हो रहा है श्रीलंका में, हमारे जो तमिल लोग हैं उनको इतना सफ़र करना पड़ रहा है, यू शुड डू समथिंग। तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में अनबायस नहीं रह सकती थी, है ना, और उसको कोई ना कोई एक्शन लेना ही था। तो फाइनली इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक ट्रीटी साइन करा। ठीक है, एक पीस अकॉर्ड, एक पीस ट्रीटी साइन करा, और फाइनली इंडियन ट्रूप्स भेजे गए कि भाई वहाँ पे थोड़ी बहुत कंडीशंस नॉर्मलाइज हो सके सिन्हालीज के बीच में और इंडियन तमिल्स के बीच में। हावेवर जो इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी और LTTE के बीच में एक लड़ाई हो गई भाई, फाइट हो गई। वो दोनों ही उनके बीच में ही कन्फ्लिक्ट हो गई। इंडियन आर्मी तो वहाँ पे शांति करवाने गई थी, है ना, उनके कुछ सुलह कराने गई थी। और यहाँ क्या हो रहा है, आर्मी के बीच में और LTTE के बीच में, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम के बीच में ही फाइट हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, राइट। फाइनली क्या होता है, 1989 में IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, उसको श्रीलंका से इट वॉज पुल्ड आउट विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, बिकॉज भाई इतनी लड़ाई हो रही है। वहाँ क्या हो रहा था ना कि लोगों को लग रहा था कि ये हमारे अपने श्रीलंका के खुद के कंसर्न्स है, खुद की प्रॉब्लम है। वाई इज़ इंडियन आर्मी इन्वेडिंग, इंडियन आर्मी क्यों इंटरवीन कर रही है हमारे खुद के मैटर्स में। ठीक है, तो यहाँ इंडिया कोई सुलह नहीं करा पाई, कोई अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाई। फाइनली 2009 में दिस कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड when LTTE was vanquished। ठीक है, ख़त्म हो गया कन्फ्लिक्ट। बट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई इतने कन्फ्लिक्ट रहा है श्रीलंका में, इसके बावजूद भी यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी रही है और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट भी रिकॉर्ड करा है श्रीलंका ने। तो हम देखेंगे कैसे, कौन से पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। तो श्रीलंका वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, मतलब जो इनिशियल कंट्रीज थी जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करा, उसमें से एक श्रीलंका थी। फर्स्ट कंट्रीज इन दिस रीजन, साउथ एशियन रीजन, जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा था। हाईएस्ट GDP फॉर मैनी ईयर्स, GDP काफ़ी हाई रहा है श्रीलंका का। मोरओवर इट हैज़ मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि भाई कभी मिलिट्री आ रही है, कभी डेमोक्रेसी आ रही है। स्टार्टिंग में जब वो पाकिस्तान का पार्ट था वो अलग बात है, ठीक है, बट जब शेख मुजीबुर रहमान वाला वो हुआ, इंसिडेंट हुआ, ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी के अलावा सारी पार्टीज अबॉलिश कर दी। फिर HM इरशाद आए, बट इसने क्या है, सबसे लंबे समय तक जो है, काफ़ी लंबे समय तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेंटेन करी है श्रीलंका ने। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डिस्पाइट दीज एथनिक कन्फ्लिक्ट्स इट हैज़ मेंटेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये श्रीलंका वाला पार्ट अच्छे से पूरा क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट्स। भाई हमेशा से ही रहे हैं, है ना, हमें ओवरऑल एक आइडिया तो है ही, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सबको पता है कश्मीर इशू, भाई सबसे बड़ा इशू जो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो है कश्मीर को लेकर जो इशू रहा है ना। मतलब हम देख सकते हैं 1947 में इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुए और 1947 to 48 में ही कश्मीर के इशू पर, कश्मीर के ऊपर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है। और 1947 और 48 में
ये जो पीरियड था जब यहाँ पे कश्मीर के लिए फ़ाइट हो रही थी, कश्मीर के लिए लड़ाई हो रही थी ना, इसका रिज़ल्ट क्या आया इस वॉर का? यहाँ पे जो कश्मीर है वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। पहला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कन्फ्लिक्ट, दैट इज़ POK जिसे हम बोलते हैं, है ना, और द इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन 2 भागों में ये जो एरिया है कश्मीर का जिस पे लड़ाई हो रही थी वो डिवाइड हो गया, POK एंड द इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये जो 2 एरियाज हैं दे आर डिवाइडेड बाय LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और दूसरा इशू है भाई, दूसरा जो वॉर हुआ वो हुआ 1965 में। बट यहाँ पे क्या होता है, कोई अच्छा निष्कर्ष निकल के, कोई एक ठोस रिजल्ट निकल के यहाँ पे नहीं आता है। दूसरा वॉर जो होता है हमारा होता है 1971 में, है ना, बांग्लादेश का वॉर, जो हमने अभी बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट्स तो रहे ही हैं। अब हम देखते हैं कि कश्मीर इशू या बांग्लादेश के अलावा भी ना, वॉर के अलावा भी काफ़ी सारे इश्यूज रहे हैं। सबसे पहला देखो, कंट्रोल ओवर स्ट्रैटेजिक इश्यूज, है ना। तो कंट्रोल ओवर सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। दोनों कंट्रीज अपना कंट्रोल वहाँ पे क्लेम करती हैं, तो एक ये इशू रहा है। दूसरा इशू यहाँ पे आता है एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। दोनों कंट्रीज़ के बीच में ना एक आर्म्स रेस बन गई है, मतलब हमारे पास तुमसे ज़्यादा हथियार हैं, पाकिस्तान बोलता है नहीं हम ज़्यादा हथियार एक्वायर करेंगे। तो यहाँ पे एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई भाई दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और दोनों ही कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करे 1990s में। तो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट करा? 1998 में पोखरन में। और कुछ ही दिनों में ना पाकिस्तान ने रिटेलिएट करा, पाकिस्तान ने हमको एक बोल सकते हैं जवाब सा दिया कुछ ही दिनों में, बाय कैरिंग आउट देयर न्यूक्लियर टेस्ट इन शगाई हिल्स। समझ में आया यहाँ पे? तो इंडिया पाकिस्तान दोनों ने ही न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल था दोनों के पास ही बाय द 1990s। इंडिया ने कब करा? पोखरन 1998, वेरी इंपॉर्टेंट। बट इससे एक ये फ़ायदा हुआ कि भाई दोनों के पास ही अब आर्म्स हैं, न्यूक्लियर पावर है दोनों ही कंट्रीज़, तो एक जो पॉसिबिलिटी थी फुल फ्लेजेड फुल स्केल वॉर की वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। समझ में आया? अब दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम भी लगाती हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। पहले हम इंडिया का पढ़ते हैं, इंडिया का पक्ष देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लेम करती है कि भाई तुम कश्मीर मिलिटेंट्स को हेल्प करते हो, ठीक है, ताकि वो टेररिस्ट स्ट्राइक्स कैरी आउट कर सकें अगेंस्ट इंडिया। तुम उन्हें आर्म्स प्रोवाइड करते हो, तुम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, तुम उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हो, है ना। तो ये क्या करते हैं भाई, कश्मीर मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट इंडिया। इसके बाद देखो पाकिस्तान, हाँ इंडिया ये भी बोलती है कि भाई पाकिस्तान ने खालिस्तानी मिलिटेंट्स को एड करा है, खालिस्तानी मिलिटेंट्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो आर्म्स के रूप में हो, उन्हें प्रोवाइड करी है ड्यूरिंग 1985 टू 1995। फिर ISI भाई इट इज़ एलिज्ड to be involved into various anti-India campaigns in India's North East। यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि भाई जो ये तुम्हारा ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये एंटी इंडियन कैंपेन्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये जो है ये कैंपेन्स करने के लिए ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से ऑपरेट करता है, वो भी सीक्रेटली, ताकि ऑब्वियसली है ना एक सीक्रेट तरीके से ये बांग्लादेश और नेपाल से ऑपरेट करता है। क्या ये सही है? तो इंडिया पाकिस्तान पे ये आरोप भी लगाती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करती है कि भाई तुम हमारे जो सिंध और बलूचिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे तुम ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद इन दोनों के बीच में ना रिवर वाटर्स को लेकर भी डिस्प्यूट्स रहे हैं। तो 1960 में इंडस रिवर का जो पानी है उसके यूज़ को लेकर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुए। कब हुआ? 1960 में। हाउएवर वर्ल्ड बैंक की मदद से फाइनली इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई और इस कन्फ्लिक्ट को यहाँ पे थोड़ा सा एक बोल सकते हैं एक डायरेक्शन दी गई, ठीक है, थ्रू इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और ये ट्रीटी
काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, राइट। हाउएवर एक और कन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, अबाउट द डिमार्केशन लाइन इन द सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ। हाँ, डिमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ, इस जो ये एरिया है, ये जो बाउंड्री है, इसको लेकर भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। अब बात ये है कि ये डिस्प्यूट हमें थोड़ा माइनर लगता है, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे ये है कि अगर इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कोई एक्शन लिया गया तो इसके लिए ना, इसके इफ़ेक्ट में जो सी के जो रिसोर्सेज हैं, जो सी रिसोर्सेज हैं, उस पर किस कंट्री का कंट्रोल है, फिर उसको लेकर भी यहाँ पे क्या है जो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, सी रिसोर्सेज के कंट्रोल को लेकर भी। समझ में आया? तो ये जो इशू है ये इतना माइनर नहीं है कि छोटा मोटा इशू नहीं है। अगर इसका सेटलमेंट करने बैठेंगे तो और कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, दूसरे नेबर्स जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, इनके साथ भी इंडिया के कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं। हाउएवर उतने ज़्यादा सीरियस कन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश। पहला डिस्प्यूट इनके बीच में रहा है रिगार्डिंग द शेयर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स, ठीक है। ऊपर से इंडिया ये बोलती है कि भाई इंडिया बेसिकली इट इज़ नॉट हैप्पी, और हम बोल सकते हैं बांग्लादेश पे ये आरोप लगाती है कि ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश हैज़ डिनाइड द इलीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया, ठीक है। इट इज़ अनहैप्पी विद बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया, बिकॉज हम समझ सकते हैं जब इतना लार्ज स्केल माइग्रेशन होगा बांग्लादेश से इंडिया में तो काफ़ी लार्ज स्केल प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं हमारी कंट्री के लिए, है ना। फिर इंडिया ये बोलती है कि जो बांग्लादेश है ना वो एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है। तो ये एक कन्फ्लिक्ट हो गया, ये एक इशू हो गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया आरोप लगा रही है ना। इसके बाद इंडियन ट्रूप्स को बांग्लादेश अलाउ नहीं करता है कि वो उसकी टेरिटरी के थ्रू बेसिकली ट्रैवल कर पाए टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। कि मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे उसे ट्रैवल करने नहीं देता थ्रू बांग्लादेशी टेरिटरी, कि भाई इंडियन ट्रूप्स को जाना है तो कहीं और से जाएं, हम अपनी टेरिटरी के थ्रू तुम्हारे ट्रूप्स को निकलने नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है वो ये भी मना करती है कि भाई हम अपनी टेरिटरी से ना तो इंडिया को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेंगे और ना ही म्यांमार को हमारी टेरिटरी के थ्रू जो है वो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने देंगे इंडिया को। तो यहाँ पे देखो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट्स तो हैं। यहाँ हमने देखा कि भाई इंडिया बांग्लादेश को जो है वो आरोप लगा रही है कुछ। अब देखते हैं भाई बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या बोलती है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ये बोलती है कि इंडिया एक्ट्स एज अ रीजनल बुली ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स। अगेन रिवर वाटर्स का तो इशू है ही, पाकिस्तान के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी है। कौन सी रिवर्स को लेकर? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। पाकिस्तान के साथ कौन सी रिवर को लेकर है? इंडस रिवर, राइट। उसके बाद बांग्लादेश ये बोलती है कि इंडिया एनकरेज रिबेलियन इन चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स में। वो रिबेलियन एनकरेज करती है, भाई वायलेंस को एनकरेज करती है। आफ्टर दैट वो ये बोलते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट करती है नेचुरल गैस इलीगली उनके एरिया में से। ऊपर से वो ये भी आरोप लगाते हैं कि इंडिया इज़ अनफेयर इन ट्रेड। वो ट्रेड जो है वो फेयर तरीके से इंडिया ट्रेड नहीं कर रहे। तो कन्फ्लिक्ट्स तो दोनों कंट्रीज़ में हैं ही। इसके अलावा बाउंड्री डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिजॉल्व नहीं हो पाया है, वो बाउंड्री डिस्प्यूट चल ही रहा है, ठीक है। हाउएवर दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी एरियाज़ में कोऑपरेशन भी करा है। कहाँ करा है कोऑपरेशन भाई? सबसे पहला आता है इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद बांग्लादेश ना जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इशूज़ पे कोऑपरेशन हुआ है। और 2015 में दे हैव एक्सचेंज सर्टन एनक्लेव्स, ठीक है।
तो हम देख सकते हैं कि कोऑपरेशन भी है, बट साइड बाय साइड कन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं दोनों कंट्रीज़ में। नाउ नेपाल एंड इंडिया, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि दोनों कंट्रीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करती हैं, दैट इज़ दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं उन्हें अगर दूसरी कंट्री में, दैट इज़ नेपाल के लोगों को इंडिया में और इंडिया के लोगों को नेपाल में अगर ट्रैवल करना है या कुछ काम के लिए ट्रैवल करना है, उन्हें वीज़ाज़ की ज़रूरत नहीं लगती। वीज़ा या पासपोर्ट उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दोनों कंट्रीज़ के बीच में ना ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे स्पेशल रिलेशनशिप भी है, बट ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड displeasure at warm relationship between नेपाल एंड चाइना। नेपाल एंड चाइना के बीच में जो अच्छी रिलेशनशिप है, उनके जो अच्छे रिलेशंस हैं, वो इंडिया के लिए थोड़े से उसे लगता है कि इट इज़ अ थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी और टू आर कंट्री, ठीक है। इंडिया के लिए कुछ ना कुछ थ्रेट ये पोज डेफिनेटली कर सकती है ये अच्छी रिलेशनशिप इंडिया नेपाल और चाइना के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेपाल में जो माओइस्ट मूवमेंट है, जो हमने देखा, जो नेपाल वाला टॉपिक आया था, ये जो है इंडिया की सिक्योरिटी इसकी वजह से खतरे में है, ठीक है। इट क्रिएट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। और ये जो नेक्सलाइट, इसकी वजह से जो नेक्सलाइट ग्रुप्स हैं ना, दे हैव बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैल गए हैं इंडिया में, मतलब फ्रॉम बिहार इन द नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नेक्सलाइट जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने अपना बेसिकली ये स्प्रेड हो गए हैं बिहार टू आंध्र प्रदेश तक इन इंडियन कंट्री, ठीक है, जो इंडिया की टेरिटरी है उसमें भी। तो यहाँ पे नेपाल डेफिनेटली एक सिक्योरिटी थ्रेट पोज कर रहा है इंडिया के लिए। आगे देखो, नेपाल ये बोलता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसकी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करती है और इट हैज़ डिज़ाइंस ऑन इट्स रिवर वाटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब रिवर वाटर्स तो भाई पाकिस्तान के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी और नेपाल के साथ भी है, ठीक है। आगे देखो, नेपाल बेसिकली ये बोलता है कि इंडिया प्रिवेंट्स नेपाल फ्रॉम गेटिंग एक्सेस टू सी थ्रू इंडियन टेरिटरी। हम देखते हैं कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड रीजन है ना। तो नेपाल के अकॉर्डिंग जो इंडियन टेरिटरी है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो नेपाल को ईजियर एक्सेस नहीं प्रोवाइड करा रही है टू सी थ्रू इट्स टेरिटरी, कि भाई अपनी टेरिटरी के थ्रू तुम सी को एक्सेस कर सकते हो, वो फैसिलिटी इंडिया नेपाल को प्रोवाइड नहीं करा रही, ठीक है। तो ये एक डिस्प्यूट यहाँ पे निकल के आता है। इंडिया एंड श्रीलंका को देखें तो यहाँ पे एथनिक कन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली हमने देखा कि तमिल्स को ये इन्वॉल्व करता है ना, इंडियन तमिल्स को। तो ऑब्वियसली देखो इंडियन गवर्नमेंट बायस नहीं रह पाई और यहाँ पे इंडियन ट्रूप्स गए भी थे शांति करवाने के लिए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, सिन्हालीज और इंडियन तमिल्स, बट ऐसा नहीं हो पाया था। कब गए थे? 1987 में। बट 1987 के बाद इंडिया हैज़ ऑलवेज प्रेफर्ड अ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट विद श्रीलंकन अफेयर्स, ठीक है। उसने बोला, इंडिया ने बोला कि अब तो मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, ठीक है। नाउ दोनों कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन हुआ है, तो थोड़े बहुत कोऑपरेशन भी कर ही रहे हैं। ऊपर से इंडिया ने पोस्ट सुनामी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है श्रीलंका में। जो भी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था ना सुनामी की वजह से, वहाँ पे इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड इट्स हेल्प टू श्रीलंका, ठीक है। इंडिया एंड भूटान, इंडिया और भूटान के बीच में कोई ऐसा मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं है। Bhutanese government has basically put in efforts to weed out the guerrillas and militants from Northeast India, ठीक है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ना काफ़ी वायलेंस क्रिएट करते हैं। तो भूटानीज गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है इन एलिमेंट्स को निकालने के लिए। ऊपर से दोनों कंट्रीज़ जो हैं इंडिया एंड भूटान, सो दे आर इन्वॉल्व इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन भूटान, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं है, बट रिलेशनशिप ठीक ठाक है। इंडिया एंड मालदीव्स, यहाँ पे आप देखो नवंबर 1988 में ना तमिल मर्सनरीज़ ने मालदीव्स में अटैक कर दिया था और इंडिया ने काफ़ी जल्दी यहाँ पे अपनी हेल्प जो है वो प्रोवाइड करी मालदीव्स को, ठीक है। तो कहाँ इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी दोनों ने ही अपना सपोर्ट यहाँ पे मालदीव्स को एक्सटेंड करा इस अटैक से उन्हें बचाने के लिए,
ठीक है। तो भूटान और मालदीव के साथ तो अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के। अब यहाँ देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिया और जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहीं पे डिस्प्यूट्स हैं, उनके बीच में ही डिस्प्यूट्स हैं, बट विद इन दीज नेबरिंग कंट्रीज़ की भाई बांग्लादेश, भूटान, इन सब के बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई नेपाल और भूटान के बीच में कन्फ्लिक्ट है और म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में कन्फ्लिक्ट है। ऐसा क्यों? माइग्रेशन ऑफ एथनिक नेपालीज इनटू भूटान, भाई नेपालीज माइग्रेट कर रहे हैं भूटान में तो यहाँ इसलिए कन्फ्लिक्ट है। रोहिंग्याज माइग्रेट कर रहे हैं बांग्लादेश से म्यांमार में तो यहाँ इसलिए कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। फिर बांग्लादेश और नेपाल के बीच में क्यों कन्फ्लिक्ट है? दे हैव डिफरेंसेस ओवर फ्यूचर ऑफ हिमालयन रिवर वाटर्स, ठीक है। भाई रिवर वाटर्स पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले हैं साउथ एशिया में। समझ में आया? अब देखो पीस एंड कोऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट्स तो हमने देख लिए, बट क्या साउथ एशिया ने ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया है कि थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर पाएँ ये कंट्रीज़ एक दूसरे मतलब बेसिकली अमंग देमसेल्व्स थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर पाएँ? तो डेफिनेटली लिया है। एक यहाँ पे इनिशिएटिव आता है सार्क, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये 1985 में फॉर्म करा गया एंड इसका एम था दैट वी विल इवॉल्व कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलैटरल मीन्स, कि भाई जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो सार्क के थ्रू आके कोऑपरेट कर सकती हैं, अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकती हैं, उन पे एक कलेक्टिव एक्शन ले सकती हैं। बट सार्क वॉज नॉट अ बिग सक्सेस बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस। सारी कंट्रीज़ के बीच में आप देखेंगे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशंस नहीं हैं, है ना। तो इसी की वजह से सार्क वॉज नॉट अ बिग सक्सेस, ठीक है। इस सार्क का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। हाउएवर साफ्ता फॉर्म किया गया। जो सार्क के मेंबर्स थे ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यहाँ के जो मेंबर्स हैं इन्होंने साफ्ता साइन करा। साफ्ता क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब एक ट्रेड अग्रीमेंट है ये साफ्ता क्या बोलता है कि हम साउथ एशिया में फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे कि भाई कम से कम ट्रेड के थ्रू एटलीस्ट रिलेशनशिप बेटर हो पाए। और जब सारी कंट्रीज़ मिलकर एक फ्री ट्रेड करेंगी ना तो वो इकॉनमी को भी बूस्ट करेगा, राइट। फ्री ट्रेड जोन में क्या होगा? वी विल लोअर ट्रेड टैरिफ्स, ठीक है। जो ट्रेड टैक्सेस होते हैं ना, जिनकी वजह से गुड काफ़ी महंगी हो जाते हैं या फिर ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो जो ट्रेड टैरिफ्स हैं हम उनको काफ़ी कम कर देंगे थ्रू फ्री ट्रेड जोन। और सारी कंट्रीज़ के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये साइन हुआ। कब साइन हुआ? 2004 में ये अग्रीमेंट साइन हुआ एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 4 जनवरी 2006। अब यहाँ पे ना दो व्यूज़ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक व्यू के लोग नहीं हैं, एक व्यू की कंट्रीज़ नहीं हैं। अब होता क्या है कि जो दूसरी इंडिया के अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया के जो नेबर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि साफ्ता एक ऐसा तरीका है इंडिया के लिए जिससे वो उनकी कंट्रीज़ में, उनके मार्केट्स में इन्वेड कर सकता है, उनकी सोसाइटी, उनके पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है थ्रू ट्रेड, ठीक है, थ्रू कमर्शियल वेंचर्स और थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के लिए ही फ़ायदा है, इंडिया हमारी मार्केट को टेक ओवर करना चाहता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहता है। बट इंडिया क्या बोलता है? इंडिया ये बोलता है कि साफ्ता जो है इसका एम ये है कि ताकि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी फ्रीली ट्रेड कर पाएँ और जो भी उनके इश्यूज़ हैं उन पर मिलके कोऑपरेट कर पाएँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई इकॉनमी तो हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। इकॉनमी सारी कंट्रीज़ की बूस्ट होगी जब फ्री ट्रेड होगा, तो साथ ही साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। तो इंडिया बोलता है कि भाई हमारा तो ये मोटिव है, ठीक है। हमें किसी की मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं करना, किसी की मार्केट में इन्वेड नहीं करना। समझ में आया? तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं भाई। नाउ आवर लास्ट टॉपिक,
कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बीच में अब कोऑपरेशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान दे हैव कैरीड आउट वेरियस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर। तो इस तरह से, किस तरह से इंडिया एंड पाकिस्तान ने अपनी रिलेशनशिप को बेटर बनाने की एटलीस्ट कोशिश करी है, वो यहाँ पे देखेंगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यहाँ पे कंडक्ट करे गए हैं कि कम से कम वॉर तो ना हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दिस, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में या मीटिंग्स में सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने कोलैबोरेट करा है दोनों ही कंट्रीज़ की, ठीक है। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स हैव मेट एट वेरियस समिट्स टू डिस्कस वेरियस इश्यूज़। मोर ओवर, काफ़ी सारे जो बस रूट्स हैं ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उनको खोल दिए गए हैं। ऊपर से जो पंजाब के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में, दोनों पार्ट्स में जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और वीज़ाज़, जिसको पाकिस्तान से इंडिया में आना है और जिसको इंडिया से पाकिस्तान में आना है, जहाँ वीज़ा मिलने में इनिशियली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब वो वीज़ाज़ काफ़ी आराम से ईज़िली दे दिए जाते हैं, ठीक है। वीज़ाज़ बनाने में ज़्यादा दिक्कत अब नहीं आती। अब देखते हैं क्या साउथ एशिया में कुछ आउटसाइड पावर्स या आउटसाइड कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस रहा है। तो डेफिनेटली रहा है। ये कौन सी कंट्रीज़ हैं? चाइना एंड इंडिया, सॉरी, चाइना एंड यूएसए। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में। चाइना के बारे में ना बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ एशिया की इकोनॉमी में भी और पॉलिटिक्स में भी, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं सीनो इंडियन रिलेशंस। अगर हम चाइना और इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो वो इम्प्रूव तो हुए हैं, बट होता क्या है, जो पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है ये एक मेजर इरिटेंट है इंडिया के लिए। इंडिया को लगता है दिस इज़ अ मेजर थ्रेट, जो ये रिलेशनशिप है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। मोर ओवर, इंडिया और चाइना ना दोनों ही काफ़ी बड़ी पावर्स हैं साउथ एशिया में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पावर्स भी हैं, काफ़ी बड़ी पावर्स भी हैं। तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं। मोर ओवर, दोनों कंट्रीज़ ने ही डिमांड करी है फॉर डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो डिमांड है डेवलपमेंट के लिए और ग्लोबलाइजेशन के लिए, इट हैज़ ब्रॉट द 2 कंट्रीज़ क्लोजर, ठीक है। साथ में दोनों कंट्रीज़ काफ़ी पास आई हैं, अपने इश्यूज़ को डिस्कस करा है, बिकॉज काफ़ी सिमिलर डिमांड्स हैं दोनों ही कंट्रीज़ की। मोर ओवर, इकोनॉमिक टाइज़ जो है, इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं इंडिया और चाइना के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, राइट। अब देखो यूएस, चलो चाइना तो साउथ एशिया जो एरिया है ना उसमें आता भी है, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, क्लोज है चाइना। यूएस कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो यूएस का जो इन्फ्लुएंस है ना वो कोल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आफ्टर कोल्ड वॉर यूएसए हैज़ एक्टेड एज अ मॉडरेटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को मॉडरेट करने के लिए एक मॉडरेटर की तरह इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काम करना स्टार्ट करा आफ्टर कोल्ड वॉर। नाउ व्हाट आर द रीजंस कि अमेरिकन पार्टिसिपेशन, अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है दोनों ही कंट्रीज़ में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो आप देखेंगे कि आफ्टर कोल्ड वॉर इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ से इसके थ्रू कैपिटलिज्म आया है ना। तो हम देखेंगे कि ये एक मेजर कारण रहा है कि यूएसए का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान में। अपार्ट फ्रॉम दिस, दोनों ही कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमीज़ को लिबरलाइज करा है, जिसकी वजह से यूएसए की कंपनीज़ ने आके इन्वेस्ट करा है और यूएसए की इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ गई है इस एरिया में, ठीक है। दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो ह्यूज साउथ एशियन डायस्पोराज इन यूएसए। तो ऑब्वियसली भाई साउथ एशियन लोग अगर जाएंगे इस एरिया में, यूएसए में, तो इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा। ऊपर से पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ऊपर से मार्केट बहुत बड़ी है ना। तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है साउथ एशिया की और मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपांडेड है, तो साउथ एशिया में यूएसए का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही,
है ना। सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स जिसकी वजह से यूएसए का पार्टिसिपेशन, यूएसए का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है हमारे ये एरिया में, साउथ एशियन एरिया में, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। मैप के थ्रू मैंने पूरी कोशिश करी है कि काफ़ी अच्छे से ये साउथ एशिया का ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सारे टॉपिक्स को आप देखेंगे कि भाई पॉइंट्स में कवर करा हुआ है, नोट्स के थ्रू अच्छे से कवर करा है सारी चीज़ों को, है ना। तो अगर सिमिलर तरीके से आप भी अपने नोट्स बना लेते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और एनसीईआरटी तो आई वुड सजेस्ट कि रीड आपको करनी ही करनी है एक बार तो, कम से कम अच्छे से शांति से बैठ के विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। थोड़ा सा आपको लेंदी ज़रूर लग सकता है, बट आप एक बार जब नोट्स बना लेंगे ना, इस तरह से अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत इजी लगेगा और आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। और आपके लिए इतना इजी तो कर ही दिया है ना, सब कुछ पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया, और क्या ही चाहिए, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ने में ही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भाई पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हमको पॉइंट्स में चाहिए आंसर्स। तो हेयर इट इज़, right? So I hope you like this video. So, and if you did, so please hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching this video. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.